और सेशन हम स्टार्ट करते हैं विच इज प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम द हाइपोथेसिस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड। और मैं ये बता सकता हूं कि ये जो हम प्रेजेंटेशन अगले 30-40 मिनट्स में रन करेंगे, स्लाइड शो के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, एक प्रयास है जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, प्लेनेट सेविंग अपॉर्चुनिटी और अपने परिवार को सेहतमंद रखने की अपॉर्चुनिटी, तीनों अपॉर्चुनिटी कलेक्टिवली दर्ज9 ने एक प्लेटफॉर्म पे लाके कलेक्ट करने की कोशिश की है। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन दैट हाउ एवरीवन कैन गेट कनेक्ट टू इट। सभी प्रकार के लोगों के लिए दर्ज9 क्या कर रही है, इस कंपनी का मिशन क्या है, कैसे हम लोग इससे बेनिफिशियल हो सकते हैं, किस किस स्तर पे बेनिफिट हासिल किए जा सकते हैं, उन सभी के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रेजेंटेशन है। अगर किसी का कोई भी सवाल यहाँ रहता है तो प्लीज वो सवाल आप लिख के रख लीजिएगा। इस प्रेजेंटेशन के चलते चलते मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी सवाल जवाब ना रह जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो वो सेशन के अंत में हम चैट के माध्यम से ले पाएंगे। राइट, तो फर्स्ट स्क्रीन के बाद सेकंड स्क्रीन हम लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बट 99.9% ऑफ द पीपल जिनसे मेरी बातचीत हो रही है या जो बातचीत कर रहे हैं, हम सभी लोग मिडिल क्लास से आते हैं। हमारे यहाँ पर 99% लोगों के बिजनेसेस में कभी भी व्यापार का चलन नहीं रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति व्यापार के बारे में हमें कुछ भी बताता है तो हम समझने लगते हैं कि ये व्यापारी नहीं, मुनाफाखोरों की बात हो रही है। दो प्रचलन मार्केट में सम्मिलित एक प्रकार से एक जैसे दिखते हैं, जिनके बीच में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। व्यापार करना, बिजनेस करना समाज के, देश के, पर्यावरण के, आपके विश्व के हित में होता है। मुनाफाखोरी केवल निजी हित के लिए की जाती है। हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे सामाजिक परिवेश में मुनाफाखोर और व्यापारी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन हम यूजुअली इनके सम्मान को मिक्स कर देते हैं या इनकी बदनामियों को भी आपस में मिश्रित कर देते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। पहले स्लाइड में हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आज आप बिजनेसमैन बनने के लिए या बिजनेस वुमेन बनने के लिए, जिसका एक अंग एंटरप्रेन्योरशिप है जो ऑफर किया जा रहा है, अगर आप चुनते हैं तो आपके बीच में और मुनाफाखोरों के बीच में क्या चीजें हैं जो अंतर लेके आती हैं। सबसे पहली चीज जो अंतर लेके आती है, कैपिटलिस्ट की जो भाषा होती है, मुनाफाखोर हमेशा यकीन रखते हैं दैट प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन। वो हमेशा मुनाफा कमाने को ही जीवन में महत्वता देते हैं। उनके लिए दूसरे किसी चीज का महत्वता नहीं है। वो कंपनी चला रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका अंतिम उद्देश्य केवल और केवल मुनाफाखोरी है। जबकि व्यापार कोई भी करेगा तो वो सर्विस इज द बॉटम लाइन। बिजनेस जब भी जन्म लेता है या तो किसी सॉल्यूशन के लिए जन्म लेगा या किसी सेवा के लिए जन्म लेगा। दोनों ही माध्यमों में पैसा बनता है, लेकिन मुनाफा बिजनेस का एक सम्मिलित अंग है, जबकि कैपिटलिस्ट का, मुनाफाखोरों का प्रॉफिट यानी कि मुनाफा उद्देश्य है। एक जगह पर ये अंग का काम करता है, एक जगह पर ये मूल उद्देश्य का काम करता है। दूसरा, मुनाफाखोरी के मॉडल में प्रोडक्ट और सर्विसेज सिर्फ प्रॉफिट को दिमाग में रख के बनाए जाते हैं, ना वो किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ना वो किसी सॉल्यूशन के निहित आते हैं। ऐसी कंपनियों के आने से पहले और इन कंपनियों के आने के बाद सामाजिक संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव देखा नहीं जाता। जबकि बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप की जाती हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम दिमाग में रखते हुए। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पे बड़ी साधारण सी बात है जो हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कोई भी चीज लेके आना जो सॉल्यूशन या किसी चीज की कॉपी हो, मुनाफाखोरी है। लेकिन जैसे मोबाइल्स आए तो वो एक चीज का समाधान था, मोबाइल व्यापार जरूर था, इंश्योरेंस व्यापार जरूर है, मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल्स व्यापार जरूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हर एक व्यक्ति को जो इनका यूजर है उसको किसी ना किसी प्रकार से सहायक है उसकी जिंदगी को आसान करने में। मोबाइल हम लोगों को लगातार कनेक्टेड रखता है, बाइक्स और कार्स हम लोगों को ट्रैवलिंग को आसान करती हैं। इस प्रकार से बिजनेस जो है वो सोसाइटी को माइंड में रख के किया जाता है। मुनाफाखोरी के अंदर विन लूज कंडीशन भी काम करती है, कोई जीते कोई हारे, वो मॉडल रन करता है।
लेकिन अगर हम बात करें व्यापार में, व्यापार की अवधारणा विन विन कंडीशन पे निर्धारित होती है, यानी जितने भी लोग उस व्यापार में एक दूसरे के साथ आए उन सभी लोगों को जीतना जरूरी है। व्यापार का मूल उद्देश्य सभी को सम्मिलित करके ही निर्देशित किया जाता है। मुनाफाखोरों के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो उनके लिए चीज सबसे ज्यादा अच्छी काम करती है, वो क्या चाहते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूटर और उनके कंज्यूमर को ना उत्पाद के बारे में, ना उत्पाद के डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बारे में जेन्युइन मैथमेटिकल फिगर्स, फैक्ट्स, उनके पीछे की साइंस, ये कभी नहीं पता होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जितने कम जानकारी रखने वाले हम लोगों के पास ग्राहक रहेंगे, उतने ही कमजोर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और मुनाफाखोरी उतनी ही आसान हो जाएगी, उतनी ही नियंत्रित रहेगी। लेकिन बिजनेस में, अगर बिजनेस हमें पहचानना कि कौन सी चीज बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने उपभोक्ताओं को, अपने ग्राहकों को, आप सभी को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड रहे। तो बिजनेस रन्स विद अ मिशन, द ridgeline हैज अ मिशन। हमारा मिशन स्टार्ट होता है एक आंकड़े को देख के। जब हम देखेंगे कि 1990s के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी जो बीमारियां एक दूसरे से हमें नहीं मिलती हैं, उन बीमारियों से मरने वालों की संख्या केवल 57% थी, जबकि आज हम देखेंगे तो 72% लोगों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आ चुकी हैं। अब 72% लोगों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आने के कारण क्या है कि ये बीमारियां बाहर से, पर्यावरण से या किसी को और को नहीं दी जा रही, ये हम अपने शरीर में खुद बीमारियों को जन्म देने का कार्य कर रहे हैं। ये फैक्टर्स हर उस आदमी के जानने के लिए इंपॉर्टेंट है जो ये मानता है कि अगर एक जीवन मिला है तो उसको स्वस्थ जीना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस प्रकार से हजारों डेटा रोज दिए जाते हैं अलग अलग चीजों के प्रति, लेकिन क्योंकि इंसान अपने शरीर से जुड़ा, जब वो शरीर ही नहीं रहेगा, उस इंसान का वजूद खत्म हो जाता है। ऐसे में ये हालात चिंताजनक हैं कि 57 से 72% केवल 26 साल के अंदर अगर हम लोग ट्रेवल करके आ गए हैं, आने वाले टाइम में 100% भी ऐसा हो सकता है कि वो बीमारियां जन्म ले जो आदमी के शरीर से उठेंगी। इनका मूल कारण क्या है, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर हम मूल कारण की बात करें तो ये केमिकल फ्री वर्ल्ड जो हम लोगों ने उद्देश्य बनाया, वर्ल्ड 2.0, जो प्रेजेंटेशन के शुरुआत में भी हम लोगों ने कहा, द हाइपोथेसिस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड, ये क्यों हुआ? न्यूज़पेपर्स में हम साधारणतः सिर्फ ये पढ़ते हैं किसका मर्डर हुआ, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, और हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, हम वो न्यूज सारी पढ़ते हैं, उन सभी न्यूज पे चर्चा करते हैं जो अखबारों में छपती है, जो टीवी में आती है, जिन न्यूज पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। लेकिन अमूमन हम उन न्यूज को दरकिनार कर देते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल भी है और जिनको हम डायरेक्टली देख भी सकते हैं। ऐसी ही कुछ न्यूज जो छपी जिनको शायद हमने दरकिनार कर दिया, वो है हार्ट डिजीज डेथ राइज इन इंडिया बाय 34% इन 26 ईयर्स। 26 साल में 34% बढ़ी हैं हार्ट की बीमारियां, हमारा दिल खतरे में है। 500% केस इंक्रीज हो जाएंगे बाय 2025 कैंसर के। हिंदुस्तान के अंदर 500% का राइज, यानी आज अगर हमारे देश में कैंसर से 1 करोड़ मौतें हो रही है तो 2025 में 5 करोड़ मौतें कैंसर से होंगी। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो उम्र नहीं देखता, तजुर्बा नहीं देखता, अच्छा बुरा नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता है। कैंसर होता है तो होता है। ऐसे में चिंताजनक स्थिति है कि कहीं पे हमारे परिवार वाले उस चपेट में तो नहीं है। हार्ट लंग डिजीज इज नाउ लीडिंग किलर्स इन इंडिया। अब बात करते हैं कि ये सब बीमारियां उस समय पे क्यों हो रही है जिस एरा को हम मेडिकल रेवोल्यूशन का एरा बोल रहे हैं। लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, 1970 से 2020 के बीच में बीमारियों से होने वाली मृत्यु के पीछे के कारणों के और कुछ चीजों को हमारा जांचना जरूरी है। जैसे हम दो सालों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1970 और 2020। 2020 में हम लोग ये मानते हैं कि हम ज्यादा आधुनिक हो चुके हैं, हम ये मानते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हम ये मानते हैं कि हमें डॉक्टर्स बचाएंगे। यानी कि कुल मिला के आज का व्यक्ति ये मानने पे मजबूर है
कि मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई बाहरी सहायता प्रदान कर दी जाएगी। अगर मैं अपने प्रति केयरलेस रहूं, लापरवाह रहूं, तो भी शायद मैं बाहरी मदद से बच पाऊंगा। और इसके लिए वो जीवन प्रियन सिर्फ दिमाग में एक ही टारगेट लेके चलता है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। जागता वो केवल तब है जब बीमारी उस स्तर पे हो चुकी होती है कि व्यक्ति के बस में नहीं रहती है वो बीमारी, तो वो जागता और उस समय कोई समाधान दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये 1970 से 2020 के बीच में हमने एक विश्लेषण करने की कोशिश की है, एक कंपैरिजन करने का कोशिश किया है, जिसमें हम ये मानते हैं कि 1970 में डिजीजेस के प्रति, बीमारियों के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कम थी। हॉस्पिटल्स की संख्या आज के मुकाबले बेहद कम थी। वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स नहीं थे, डॉक्टर्स के पास उतना ज्ञान नहीं था, ग्लोबल एक्सपोजर नहीं था। एक देश में क्या तरक्की हुई है मेडिकल फील्ड की, दूसरे देश तक पहुंचती नहीं थी। टेस्ट इतने अवेलेबल नहीं थे, डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं होते थे कि बीमारी के मूल कारणों की जांच हो पाए, और इतनी सारी दवाइयां भरी भी उस समय पर उपलब्ध नहीं थी जितनी आज 2020 के अंदर, 2022 के अंदर उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 1970 में मरीजों की संख्या भी, जिस प्रकार से हॉस्पिटल और बाकी संख्या कम थी, वो संख्या कम थी। लेकिन 2022 के अंदर आज हम गारंटी से बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आज अवेलेबल टेस्ट रिपोर्ट करा के ये जांच करना चाहे कि मैं कितना स्वस्थ हूं, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने अपनी बीमारियों को और अपने स्वास्थ्य की कमियों को केवल छिपाया भर हुआ है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये उग्र होके दिखें, ताकि जब उस स्थिति तक हम इंतजार करें जब हम इनको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। सो टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन इज अ पेशेंट। इसलिए ये नए वर्ल्ड की हमारे को जरूरत दिखती है। 1970 और 2020 में एक और तुलनात्मक स्टडी हम लोगों ने की है, वो ये किया है कि 1970 में एक न्यूट्रिएंट है जो आपको जीवित रखता है, आपको सांसों की बहुत अहमियत है। आपकी सांसों के प्रति माहौल आज की तारीख में असंवेदनशील है। पहले एयर पोल्यूटेड नहीं थी 1970 में, आज एयर पोल्यूशन चरम पे है। हम लोग क्योंकि यहां पर क्या गलती करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी हमारी जैसी आदतों को अपनाया और वो कभी भी बीमार नहीं पड़े। और हम क्या कोशिश करते हैं, बस जितना उन्होंने किया अगर उतना हम कर ले, और उतने ही अपने बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारे दादा वादा भी ये खाते थे, हम भी ये खाते थे। हमारे पूर्वज, मेरे दादाजी ने जो चीजें खाई, जो सांस ली, उनके कारण वो अगर 80 साल में स्वस्थ गुजरे हैं, तो हमारे को रिजल्ट मिल रहा है कि हम उन्हीं चीजों को, आदतों को फॉलो करते हुए अब 40 साल की एज में, 50 साल की एज में हार्ट अटैक या बाकी बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं अगर अपने परिवार का ही एग्जांपल देना चाहूं, क्योंकि किसी दूसरे को जगाने के लिए आप लगातार उन पे बात नहीं करते रह सकते। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो 86 ईयर्स की एज में स्वस्थ गुजरे, केवल 3 दिन मामूली रूप से बीमार हुए, उस दिन तक उन्हें ना कोई परेशानी आई, ना क्रोनिक डिजीज हुआ, और वो 86 ईयर्स की एज तक विदाउट एनी हार्ट अटैक, डायबिटीज गुजरे। लेकिन मेरे पिताजी ने वही कल्चर फॉलो किया, नई चीजों के प्रति, नए समाज के प्रति धारणाओं को नहीं बदला। मेरे फादर को 52 की एज में फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक हुआ, और 40s की एज में उनको डायबिटीज हो गई थी। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए हमारे को वो रिजल्ट नहीं मिले। रीजन बीइंग हमने कुछ चीजें इग्नोर करी, जैसे हमारे पूर्वजों को क्लीन एयर मिला, हमें पोल्यूटेड एयर मिल रहा है, हमारे बच्चों को उससे भी बुरी एयर मिल रही है, उन्हें जन्म से मिल रही है। हमें जवानी में मिली, उन्हें जन्म से मिल रही है। तो हम लोग, उन लोगों को कुआं का, झरनों का पानी कुछ टाइम तक एक्सेस रहा, नदियों का पानी वो पहले दिन से पोल्यूटेड वाटर पी रहे हैं। हम लोगों को एक उम्र तक सब चीज ऑर्गेनिक फूड से मिली। मुझे आज भी याद है कि हम अपने खेतों में चीजें उगाते थे, और तब रासायनिक इतना यूज नहीं होता था, क्योंकि 1980s के दौर में तो ग्रीन रेवोल्यूशन होना चालू हुआ था, तो वो गांवों तक मूल रूप से नहीं पहुंचा था, तो गांवों के लोगों तक ये खतरनाक केमिकल्स नहीं पहुंचे थे, तो बिना पेस्टिसाइड और कंटेमिनेशन का फूड मिलता था। सोइल जो थी वो फर्टाइल थी और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर थी जो उनको मिला। लेकिन आज हमारी स्थिति वो नहीं है। अगर हम बात करें, एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन सीरीज है जो हम लाइव ऑफलाइन सेमिनार्स में डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन अगर कोई जवाब देना चाहे तो वो जवाब दे सकता है, चैट के माध्यम से दे सकता है। तो सवाल यह है कि क्या हम सब लोग भोजन करते हैं? अगर हम भोजन करते हैं तो क्या हम उसमें सब्जियां भी बनाकर खाते हैं? अगर हम सब्जियां लगातार अपने भोजन में खाते हैं तो क्या हम उनमें मसाला इस्तेमाल करते हैं?
और अगर हम मसाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम जानते हैं कि हम किसी भी प्रकार के मसाले को अपने सब्जियों में क्यों ऐड करते हैं? तो मुख्यतः लोगों के जवाब आते हैं टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, फ्लेवर, कलर, खुशबू, इन सब चीजों के लिए हम मसालों का इस्तेमाल अपने दैनिक भोजन में करते हैं, अपनी सब्जियों में करते हैं। अब कुछ और न्यूज है जिन पे हमने ध्यान नहीं दिया, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोलती है कि 2035 पर तक सभी प्रकार के एनिमल टेस्टिंग बंद कर दिए जाएंगे। एनिमल टेस्टिंग बंद कर देने का मतलब है कि दवाओं का असर, ड्रग्स का असर स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास 2035 के बाद शायद मूल संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। उस दौर में जब हर दवाई, हर कॉस्मेटिक्स टेस्ट करके आप लोगों को दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनके साइड इफेक्ट्स ह्यूमैनिटी पे आने के बाद सरकारों को, साइंटिस्टों को पता लगते हैं, तो हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जिस युग के अंदर दवाइयां बर्जियां होंगी वो कम संवेदनशील होंगी। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम जितना हो सके जागरूक हों, जितना हो सके हेल्थ के प्रति एजुकेशन करें, क्योंकि अगर 2035 में हम सब में से कुछ लोग ये जिम्मेदारी भी मान ले कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी उम्र हो गई है, तो केवल कुंवारे युवती या युवतियां ही इस चीज को माने, युवक वगैरह, रीजन बीइंग आपके बच्चे जरूर 2035 और उसके बाद जा रहे हैं, आपके पोते जरूर उस युग में जा रहे हैं। अब इसके साथ एक नई इंडस्ट्री का जन्म भी हो रहा है। जैसे ही दवाइयां बंद होंगी, एक नई इंडस्ट्री का जन्म होने जा रहा है जिसे बोला जा रहा है ग्लोबली वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस का सही अंतर मैं बताऊं तो आयुर्वेद के एक श्लोक से आता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षिता, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही पहला धर्म है। पिछले कुछ साल हम लोगों ने केवल बीमार व्यक्तियों के उपचार की कोशिश करी, सारा ध्यान उसी पे केंद्रित किया, लेकिन अब वेलनेस इकोनॉमी की डिमांड आ रही है और जो उम्मीद है बहुत जल्दी, लोग समझे या ना समझे, मैं आज भी जानता हूं जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो हम उन दिनों हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे थे, वो युग था 2005 का। तो मैं अपनी मीटिंग्स में लोगों को बताता था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है, और ये ज्यादा पुरानी नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस 2005 का बता रहा हूं। तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे, केवल 100 में से एक व्यक्ति मुश्किल से हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा था, और उस टाइम पे वो सेक्टर में बड़ा डिमोटिवेटिंग लगता था। लेकिन हम बताते थे कि बहुत जल्दी आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस हर घर में जरूरत हो जाएगी, और आज गांवों के लोग भी बिना हेल्थ इंश्योरेंस के जीने की कल्पना नहीं कर पा रहे। Similarly, in no time, everything changed. अब चेंज आ रहा है, अब इकोनॉमी आ रही है, वो आ रही है वेलनेस इकोनॉमी। पहले लाइफ इंश्योरेंस की कुछ कीमत थी, जनरल की नहीं थी। अब जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, और आज ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी आ रही है, विच इज $4.5 ट्रिलियन का मार्केट पूरे वर्ल्ड में होगा, जिसमें सबसे बड़ा मार्केट साइज जो मिलने वाला है वो है पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड एंटी एजिंग का। इन तीनों मार्केट को अगर हम लगा दें, यानी कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, साबुन और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की मार्केट को अगर हम चेक करें तो 1083 बिलियन डॉलर का मार्केट बन जाएगा, चाहे हम इसमें काम करें या चाहे हम इसमें काम ना करें। यानी पूरी दुनिया में अगले 10 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट 70 लाख करोड़ से ऊपर का रहेगा। आज हिंदुस्तान का आंकड़ा आप देखें तो पिछले साल पर्सनल केयर एंटी एजिंग सेगमेंट हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। अगले 10 साल में इसके अंदर लगभग 10 गुना का पोटेंशियल ग्रोथ है। हम किसी भी माध्यम से इसको समझे, पर्सनल केयर, ब्यूटी, एंटी एजिंग, हम काम करें ना करें, हम इसका प्रचार प्रसार करें ना करें, हम ब्यूटी एजिंग को पर्सनल केयर में प्रोफेशनली इक्विप्ड हो या ना हो, ये मार्केट नहीं रुकेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट होगा। अगर हम इसके व्यापारी नहीं हैं, हम इसमें डील नहीं कर रहे हैं, तो एक गारंटी 2030 में हमारी जरूर है, हम इसके ग्राहक तो तब भी रहने वाले हैं। आज 2021-22 के अंदर हम लोगों के पास ये चॉइस है कि 2022 साल के अंदर अगर हम इनिशिएटिव लें तो आज भी हमारे पास लगभग पूर्णतः 9 साल हैं जिसमें हम अपनी मार्केट बना सकते हैं, और इस शेयर में कुछ शेयर हम आज प्रमोट करके, प्रोफेशनली ट्रेनिंग्स लेके, मार्केट करके
9 साल में अपने परिवार के लिए 20-20 लाख करोड़ के महान रेवेन्यू में से अपने परिवार का कुछ हिस्सा लेकर आ सकते हैं। जब तक हम ये कविताएं करेंगे, जब तक हम शक करेंगे, जब तक हम यकीन करेंगे, शक और यकीन के बीच की दूरी जितने समय में हम तय कर रहे हैं, उतने समय में मेरे ख्याल से कई 100 करोड़ का आंकड़ा तब्दील होता जा रहा है। जब तक हम तैयार होंगे, कई हजार करोड़ का आंकड़ा तब तक तब्दील हो चुका होगा, और तैयार करके काम करना चालू करेंगे तो अब तक बड़ी तैयारियां हो चुकी होंगी। तो हम बिना एक भी क्षण गंवाए आज नहीं गंवा सकते। इसके अलावा ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लगभग पूरे विश्व में उस समय तक 20 लाख करोड़ का कारोबार कर रहेंगी। हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस का जो कारोबार है वो लगभग 50 लाख करोड़ का होने की उम्मीद है। इसके अलावा वेलनेस टूरिज्म, वेलनेस रियल एस्टेट, थर्मल मिनरल स्प्रिंग्स, स्पा इकोनॉमी, प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, इन सब को अगर हम देखें तो लगभग 100 लाख करोड़ का और कारोबार होने की उम्मीद है। कुल मिला के ये जो इंडस्ट्री साइज है, ये लगभग 300 लाख करोड़ रुपए का होने की संभावनाएं हैं अगले 10 साल के अंदर। ये ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट का दिया हुआ गिवन डेटा है। इस 250 लाख करोड़ की दुनिया में हिंदुस्तान सबसे बड़ी मार्केट के तौर पे उभर रहा है, जिसमें मानना यह है कि 40% बिजनेस यानी लगभग 100 लाख करोड़ का कारोबार इन क्षेत्रों में हमारे देश भारत में होगा। और भारत में अगर ये कारोबार होना है तो ये सारा कारोबार जागरूकता आधारित है, एजुकेशन आधारित है। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जागरूकता आधारित बिजनेस में, व्यापार में लीडिंग रहता है, किसी दूसरे बिजनेस के मुकाबले में डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा एजुकेशन करती है, तो मूलतः संभावना ये है कि इसमें से 60 to 70% हासिल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसमें कर पाएगी। ये सभी टेक्निकल और बुद्धिजीवी आंकड़े हैं जिन्हें आप देख पाएंगे, जिन्हें आप महसूस कर पाएंगे। अब कुछ आंकड़ों पे जिन पे स्टडी हुई है, जैसे वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने बताया कि मानव शरीर को जो सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है वो फ्री रेडिकल से बचाव की जरूरत है। अगर हमारे सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो तो हम हार्ट डिजीज, कैंसर, एजिंग, ऑक्सीडेटिव डैमेज, लिपिड पेरोक्सीडेशन, इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मूल मुद्दा जो रखा गया है कि ह्यूमन बॉडी को किसी भी हालत में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना चाहिए, फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाना चाहिए। दूसरी चीज, ये कुछ के बाद मैं बात करूंगा, ओरेक पे ही अभी हम बात कर रहे हैं। ओरेक होती है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए लाखों करोड़ों रुपए बहा के सरकारों ने डाटा इकट्ठा किया है। इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ बात कहना चाहूंगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। एक मूर्ख आदमी की सलाह जीवन में आपको महामूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि किसी व्यक्ति को महामूर्ख कैसे बनाना है, तो बड़ी सरल परिभाषा है, जो व्यक्ति मूर्ख की सलाह पे काम करता है वो व्यक्ति महामूर्ख होता है। महामूर्ख बनने के लिए क्लियर है डाटा, बुद्धिजीवियों के लिए आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। ओरेक वैल्यू पे टेस्ट हुए लाखों करोड़ों रुपए लगा है। अगर लाखों करोड़ों रुपए लगाया होगा तो जाहिर सी बात है मूर्खों ने नहीं लगाया होगा, क्योंकि मूर्खों के पास लाखों करोड़ों रुपए होते ही नहीं है। आप गूगल छानेंगे तो ओरेक वैल्यू पे कम से कम 4 लाख प्लस आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे, और वो रिपोर्ट्स इस चीज का आधार है कि यस, ओरेक वैल्यू इज समथिंग, तभी दुनिया के बुद्धिजीवी करोड़ों अरबों रुपए इस पे लगा के काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे भोजन को खोज निकाला कि हमारे भोजन से ओरेक वैल्यू, यानी कि हमारे भोजन में भी वो क्षमताएं होती हैं कि हम ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स के अनुसार सुपर फूड्स की खोज की गई। वर्ल्ड में एक बेहतरीन सुपर फूड निकला जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, असाई बेरी, जिसकी ओरेक वैल्यू जो थी फ्रीज ड्राइड पाउडर की, वो लगभग 100 ग्राम में 1,02,700 ओरेक वैल्यू हुई। जबकि फ्रेश स्पिनच की अगर हम बात करें, एकदम ताजा पालक की अगर हम बात करें, जिसमें किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कुकिंग मैकेनिज्म एडेप्टेड नहीं है, सिर्फ फ्रेश अगर पत्ते चबाने हो, तो 2,732 ओरेक प्रति 100 ग्राम मिलता है। एक व्यक्ति को इन सब बीमारियों से बचने के लिए जो ओरेक वैल्यू प्रतिदिन इस्तेमाल करनी है वो है 3 से 5,000 ओरेक वैल्यू। ये सारे सवाल हमारे ट्रेनिंग सेशन में आप बाद में पूछ पाएंगे अगर टॉपिक थोड़ी तेज निकले, क्योंकि हमें अभी एक मोटा मोटा अमूमन अपना काम तय करना है। फिर जो भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे सम्मिलित किया है
उन व्यक्ति के माध्यम से आप डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है जिस माध्यम से हम लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं। टॉप 20 सुपर फूड्स की जब लिस्ट बनाई गई तो उसमें जो क्लोव है, जो मसाले हम खाते हैं, जिसको आज तक हम ये मानते हैं कि हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम उन चीजों को मानते हैं तो सबसे ज्यादा बताया गया क्लोव्स के अंदर, लौंग के अंदर माइक्रोमोल 3,14,446 माइक्रोमोल पर 100 ग्राम का ओरेक वैल्यू निकला, जो कि ओरेक की भाषा में अगर तब्दील करेंगे तो लगभग इस समय पे आपका 1,76,00,000 ओरेक पर 100 ग्राम भी बोल सकते हैं। ये माइक्रोमोल में है तो 3,14,446 ओरेक निकला है। आपका देखेंगे तीसरे पे दालचीनी है, सिनेमन, छठे नंबर पे टर्मरिक है, हम लोगों की हल्दी। इसी प्रकार से अगर हम बात करते जाएंगे तो जीरे की ओरेक वैल्यू प्रति 100 ग्राम 76,800 होती है। आप बात करेंगे मकाई बेरी वगैरह की, पार्सले का, बेसिल का, तो ये सब मसाले हमारे जीवन में हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब इनके आगे और क्या इस्तेमाल है उन पे नजर डालते हैं। ये क्लोव का क्लिनिकल स्टडी है, जो लोग देखना चाहें, बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता, ये क्लोव के ऊपर क्लिनिकल स्टडी है, इसका कंक्लूजन पढ़ सकते हैं, हम शेयर कर देंगे। देन आपका लाल मिर्च पे स्टडी हो चुका है, क्लिनिकल स्टडी, हार्नेसिंग द थेरेपेटिक पोटेंशियल ऑफ कैप्सिसिन एंड इट्स एनालॉग्स इन पेन। तो पेन्स को कम करने के लिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया को पेन है, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, लो बैक पेन है, लेकिन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कैप्साइसिन का फॉर्मूला तो यूज करना चाहते हैं, कैप्साइसिन बेस्ड स्प्रे यूज करेंगे, कैप्साइसिन बेस्ड मलहम लगा लेंगे, लेकिन कैप्साइसिन बेस्ड लाल मिर्च को डाइट में शामिल नहीं करेंगे जो उनके पूर्वज करते थे। तो हमारे लिए आज बड़ा विचित्र माहौल है कि हम लोग अपने परिवार में कैप्साइसिन बेस्ड चीजों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैप्साइसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाल मिर्च का, उम्दा क्वालिटी का लाल मिर्च नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से दालचीनी को बोला गया मिस्टिक पावर्स ऑफ ए माइन्यूट इंग्रेडिएंट, ये भी क्लिनिकल स्टडी हुई। एंटी डायबिटिक, कॉग्निशन एनहेंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, कार्डियोप्रोटेक्टिव, एंटी कैंसर, एंटी लोमिक, ये सब चीजें हम लोगों की दालचीनी में पाई गई। इसी प्रकार से जब धनिया की बात हम करें तो इसमें कीमो प्रिवेंटिव रोल ऑफ कोरिएंडम अगेंस्ट जेंटामाइसिन इंड्यूस्ड रीनल हिस्पैथोलॉजिकल डैमेज इन रेट्स, किडनी फेलियर के अंदर धनिया कितना कारगर है उसके ऊपर क्लिनिकल स्टडी की गई। रोल ऑफ कुरकुमिन इन डिजीज प्रिवेंशन, हल्दी का डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में रोल, फ्रॉम एंशिएंट मेडिसिन टू करंट क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ कुरकुमिन इन एनहांसिंग कैंसर थेरेपी, सिस्टमैटिक रिव्यू। इतना सारा कुछ स्टडी साइंटिस्ट ने और साइंस ने किया है ये समझने के लिए कि कल को व्यक्ति को स्वस्थ रहना होगा तो उसकी कुंजी क्या है, और उस कुंजी में आप लोगों को जानकर बड़ा प्राउड होगा कि आपके पूर्वज सबसे अग्रणी खड़े मिले। ये सारे मसाले ना कि औषधीय गुणों से परिपूर्ण पाए गए बल्कि स्वयं में औषधि पाए गए। लेकिन आज एक और बड़े दुख की बात है कि जहां हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंट्री है, सर्वश्रेष्ठ देश है, सबसे बेहतरीन मसालों का निर्यात करने के मामले में जहां दुनिया में नंबर 1 है, प्रथम निर्यातक है, वहीं पर सबसे बुरी क्वालिटी के मसाले खाने के लिए भी हिंदुस्तान प्रथम नंबर पर आता है। हम लोगों ने अपने पूर्वजों के दिए हुए वरदान को छोड़ दिया और हमने समझा कि ये सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है। टीवी यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से एजुकेट होके हम लोगों ने मसालों को केवल स्वाद के लिए अपना लिया, और जो मसाले एक्चुअली में हमारी सेहत का ख्याल च्यवनप्राश से ज्यादा रखते थे, उन मसालों में हमने मिलावटी मसालों को भी स्वीकार कर लिया, वो भी केवल महीने के 100 से 200 रुपए बचाने के लिए। पूरे परिवार के साथ समझौता हुआ केवल 200 रुपए महीने के लिए। और इसलिए आयुर्वेद ने कहा था लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। लेकिन क्या आयुर्वेद में ये सब बातें बोली गई थी क्या 5500 साल पहले? वाकई में हमारे पूर्वजों को ये नॉलेज थी कि मसाले जो हैं वो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भोजन में शामिल किए जाएंगे, या वो भी स्वाद से अभिभूत या प्रेरित थे? तो ये डेटा मैंने यहाँ पे दिया है, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस यूज ऑफ स्पाइसेस एज पर आयुर्वेदा। ये लेफ्ट साइड जो टेबल आप देखेंगे ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च में छपा था
4 अप्रैल 2019 को, जहां पर ये टेबल दी गई है, ये चरक संहिता की टेबल है। चरक संहिता का अनुवाद इंग्लिश में किया गया है। और जैसे महर्षि चरक ने बता दिया था उन दिनों कि ये मसाला, कौन सा मसाला किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, और उनके प्रथम गुरु महर्षि सुश्रुत जी ने ये नॉलेज उनको दी थी। डॉक्टर मुक्ति मानकीमिता सिंह और डॉक्टर शैलजा भटनागर जी ने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में इसको सबमिट किया था। तो 5500 साल पहले जिस चीज की जानकारी आज हमारे को थी, आज हम पढ़े लिखे लोग उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। व्हाई इट हैपेंड, ये एक उसका साइकिल है। अब ये ऑर्गेनिक फूड के लिए था कि हम लोगों ने देखा, आज सब लोग देखते कि पैरालिसिस बहुत राइज पे है, लेकिन हम में से किसी व्यक्ति ने समझने की कोशिश नहीं करी कि पैरालिसिस क्यों राइज पे है। एक अलग सा कोइंसिडेंस है। जब हमने ढूंढा कि पेस्टिसाइड किसी को मारते कैसे हैं, तो हम लोगों को पता लगा कि अगर यहाँ पर आप बात पढ़ेंगे, इसको पढ़ पाएंगे कुछ लोग जो सिस्टम पे हैं, तो आप लोगों को पता लगेगा कि पेस्टिसाइड मारने के लिए पेस्ट को लकवा मार देते हैं और वो पेस्ट पड़े पड़े मर जाता है। ये डायरेक्टली एज अ पॉइजन करके सांसें नहीं छीनता, पहले लकवा मारेगा व्यक्ति के शरीर को एंड देन जान लेगा। जो लोग ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड की बहुत तुलना करते हैं, कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, तो पता लगेगा। मैं पैसों में तुलना नहीं कर रहा, मैं जीवन में तुलना करना चाह रहा हूं। जीवन जिसके परिवार का जितना सस्ता और महंगा है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के बीच में केवल इतना ही अंतर है जितना आपके परिवार के किसी व्यक्ति के होने और ना होने के बीच में अंतर है। आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति के ना होने को होने में तब्दील करने के लिए कितना खर्च मासिक कर सकते हैं, वही अंतर है केवल नॉन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। बाकी महंगे सस्ते की बात मैं यहां पर नहीं करूंगा। जब हमने इस चीज का खंगाला, तो हमने पाया कि एक आर्टिकल है, पेस्टिसाइड इतने हार्मफुल क्यों है। तो यहां पर एक स्टडी मिली जिसमें बताया गया है, जो लोग पढ़ पा रहे हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पेस्टिसाइड आर स्टोर्ड इन योर कोलन वेयर दे स्लोली बट श्योरली पॉइजन योर बॉडी। पेस्टिसाइड्स आपकी आंतों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और एक दिन आराम आराम से सही, लेकिन आपकी जान जरूर लेंगे, अपने साइड इफेक्ट जरूर छोड़ेंगे। और नीचे अगर इनके साइड इफेक्ट की बात करी जाए, तो यह आर्टिकल लिखता है, यहां पर मैं हाईलाइट करूंगा, आफ्टर काउंटलेस स्टडीज पेस्टिसाइड हैव बीन लिंक्ड टू कैंसर, अल्जाइमर, एडीएचडी, बर्थ डिफेक्ट्स, नर्वस सिस्टम डिफेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफेक्ट्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम डिफेक्ट्स। अगर इतने डिफेक्टिव सिस्टम से आपको बचना है, तो आपको पेस्टिसाइड नामक केमिकल को अपने और उन लोगों को जिनको आप स्वस्थ जीवन देना चाहते हो, उनसे दूर करना पड़ेगा। अब उसकी कीमत आपकी नजरों में क्या है? वो महंगा है, सस्ता है? इसको दूर करने के लिए अगर मासिक खर्चा, मैं मानता हूं अगर महंगा भी हुआ, 1000 या 1500 रुपए या 500 रुपए ज्यादा आता है, तो आपको ये देखना है कि क्या आपके परिवार को स्वस्थ रखने की कीमत 500 रुपए महीना ज्यादा है या नहीं है। ये एक प्रश्न है जो हम पूछते हैं। पेस्टिसाइड्स चेंजेस माइक्रोबायोटा, आपकी आंतों को खराब करके आपके शरीर का रूपांतरण करता है, ये उसका क्लिनिकल रिपोर्ट है। प्रेगनेंसी में भी डैमेज करता है। इसलिए हमने सबसे पहले, जो सबसे प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ संरचना है, जो मूल रूप पे सबसे ज्यादा औषधीय ताकत रखते हैं, उसको ब्रांड बना के आम जनता को देने की कोशिश करी है। द मौलिक ऑर्गेनिक्स के तहत हम यहाँ पर अपना ब्रांड रेंज लेकर आए हैं मसालों की, और उसके अंदर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने पहली कंपनी बने जिन्होंने लैब टेस्ट दिया कि जो हल्दी हम आपको ऑफर कर रहे हैं उसमें गारंटेड 5% कुरकुमिन मिलता है। उसकी लैब रिपोर्ट सबमिट करी। जो SHU कंटेंट, कैप्सिसिन कंटेंट, कैप्सिनॉइड्स कंटेंट किसी मिर्च के अंदर हाईएस्ट हो सकते हैं 50,000 तक कंटेंट, उसको हमने लैब टेस्ट में 48,500 किया। और जो आज दारुजनाइन के लोग मेरे को डायरेक्टली लाइव सुन रहे हैं, कल हमारे को अपने लेटेस्ट लॉन्च काली मिर्च का और लौंग का भी लैब टेस्ट मिल गया है। और जान के खुशी होगी कि हमारी जो काली मिर्च है, पिपरीन कंटेंट के लिए हमारे को स्पेशल ग्रेड ब्लैक पेपर डिक्लेयर किया गया है। 4% का पिपरीन कंटेंट होना चाहिए स्पेशल ग्रेड में आने के लिए। हम लोगों का जो कंटेंट निकला है वो 5.20 पिपरीन कंटेंट निकला है, जो कि हमारे को सुपर स्पेशल ग्रेड ब्लैक पेपर बनाता है। सिमिलरली
हमारे लौंग के अंदर यूगेनोल कंटेंट जो सबसे ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण से उसकी ओरेक वैल्यू बनती है, वो वर्ल्ड में हाईएस्ट 14% तक जा सकता है। हमारे में 12% कल यूगेनोल कंटेंट भी आ गया है क्लोव के अंदर, विच मेक्स अस वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पाइसेस। और वो रिपोर्ट भी जल्दी पोस्टर के माध्यम से हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सेगमेंट हम चलते हैं, मैं दूसरे सेगमेंट को ही आज कवर करूंगा टाइम के लिमिटेशंस को देखते हुए। डायबिटीज हम लोगों के यहाँ पे बढ़ती जा रही है। 128% ग्रोथ हुई है 1990 से 2013 के बीच में। 109% ग्रोथ हुई है वीमेंस में। 126% ग्रोथ है मेंस में। 90.32 बिलियन रुपीस, लगभग 40,000 करोड़ रुपए 2015 में हिंदुस्तान फूकता था डायबिटीज मैनेजमेंट में। वही मेरा देश जो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के बीच में महंगा सस्ता तोलता रहता है, वही महान गरीब देश 40,000 करोड़ रुपए केवल डायबिटीज मैनेजमेंट में 2015 में फूक रहा था। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक के प्रति बेवकूफ बना रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने परिवार में किसी की डायबिटीज मैनेजमेंट पे हर महीने उतना पैसा फूक देंगे जितना ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक के बीच के अंतर से हम उठा सकते थे। डायबिटीज टाइप 1 राइज कर रही है। ये मैंने डेटा इसलिए दिया कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को यह बता दिया जाता है कि डायबिटीज जो है हेरेडिट्रिकल है, डायबिटीज टाइप 1 भी हेरेडिट्रिकल है। तो आप देखेंगे तो 1978 1980 का हमने ग्राफ दिया है, लगभग उस समय पॉपुलेशन में डायबिटीज टाइप 1 था ही नहीं। बहुत कम से इसने प्रोग्रेस किया है। 2014-15 में लगभग 60 to 70 केसेस पर 1 लाख। एक गंभीर डाटा है या अगली ट्रुथ है या तो एक हसीन इत्तेफाक है या कड़वा सच है। जिन जिन कंट्रीज में सबसे पहले कॉस्मेटिक्स आए, कंट्रीज लाइक फिनलैंड, जर्मनी, सार्डिनिया, स्वीडन, नॉर्वे, कुवैत, उज्बेकिस्तान, चेक रिपब्लिक, चाइना, जहां जहां जिस कंट्री में जैसे जैसे कॉस्मेटिक आते गए, ये डाटा आप यहां देखने का कोशिश करिएगा कि 1960 में अगर हम देखें तो केवल और केवल स्वीडन, जर्मनी जैसी कंट्री के अंदर ही बहुत छोटी मात्रा में डायबिटीज टाइप 1 ने प्रवेश किया। आप इधर इस ग्राफ को ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। कुछ कंट्रीज में 1963 के बाद बाकी कंट्रीज में राइज देखा गया। किसी में 1990 में आया है, किसी में फाइंडिंग 1970 में हुई है, कुछ एक में फाइंडिंग 1985 के बाद हुई है, और भारत देश में इसकी फाइंडिंग लगभग 2000 के बाद हुई है। और एक हसीन इत्तेफाक कि भारत देश के अंदर इन द लेट 19th and early 20th century, the beauty industry became an important and viable career path for women, especially African American women. जब 1990s के बाद आप देखेंगे कि हर कंट्री के अंदर डायबिटीज टाइप 1 में उछाल आया। जब जन्म हुआ उसके बाद 1990s के बाद उछाल आया, और इस उछाल को जब आप देखेंगे उसी समय पे कॉस्मेटिक्स का सबसे बड़ा रुझान भी था। और जिस कंट्री के अंदर कॉस्मेटिक का रुझान बहुत बड़ा नहीं था, उस कंट्री के अंदर डायबिटीज का रुझान भी बहुत बड़ा नहीं है। ये जैसे मैं बोल रहा हूं हसीन इत्तेफाक है या अगली ट्रुथ है। कुछ आंकड़े हम और देखते हैं। एक यूएस इन्वेस्टिगेशन हुआ जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है, और इन्होंने बताया कि अगर हम लोग चेक करते हैं तो फाइंडिंग्स है 2009 की स्टडी में एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप ने बताया कि 232 प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग सिंथेटिक और नेचुरल की बात करते हैं, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा जो अमेरिकन क्लिनिकल स्टडी दे रही है। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप और रेशनल नेटवर्क बताता है 232 किस्म के सिंथेटिक केमिकल्स उम्बिलिकल कॉर्ड में पाए गए 10 डिफरेंट बेबीज ऑफ अफ्रीकन, अमेरिकन, एशियन एंड हिस्पैनिक डिसेंट बोर्न। 10 में से बच्चों में से 9 बच्चों में लगभग 232 प्रकार का सिंथेटिक केमिकल पाया गया। ऑटिज्म का शिकार 10 गुना बढ़ गए हैं बच्चों के अंदर अर्ली 80s से 1996 के बीच में। मेल बर्थ डिफेक्ट्स 1970 से 1993 में दुगने हो गए थे। 82 से 93 में चाइल्ड अस्थमा के केसेस दुगने आने लगे। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, कैंसर के केस 62% तक बढ़ गए बच्चों में 73 से 99। ये यूएस का डाटा है जिसके बाद इस स्टडी को प्रिवेल किया गया था। प्रीटर्म बर्थ 23% इंक्रीज आया था 80 से 2002 के बीच में। इनफर्टिलिटी 5 से 10% लोगों को
बर्थ डिफेक्ट 3 से 5% को, स्पर्म काउंट 1% डिक्रीज हो रहा है हर साल 1934 से लेके 1996 तक। What toxins 4 मिलियन हाउस होल्ड चिल्ड्रंस एनवायरमेंट में 1918 के हिसाब से सिंथेटिक केमिकल्स 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा इस्तेमाल होने लग गए हैं। आज लगभग 10 मिलियन के मुकाबले 300 बिलियन पाउंड्स पर ईयर यूएस में केमिकल्स पाए जाते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स। अब हमारा सवाल यह है कि क्या ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम जस्टिस कर रहे हैं? एक न्यू बोर्न, एक नए बच्चे के जन्म के दौरान लगभग 287 प्रकार का केमिकल अब पाया जाने लग गया है उनके गर्भनाल के अंदर, जिसमें से 216 प्रकार के केमिकल्स न्यूरोटॉक्सिक हैं। 232 टॉक्सिक केमिकल्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड में मिले थे न्यूबॉर्न बेबीज में यूएस में। 99% प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर पीएफसी, पीबीडी, पैथलेट्स मिलते हैं जो कॉस्मेटिक्स का अभिन्न अंग होते हैं। इसके अलावा डीडीटी यानी कि पेस्टिसाइड, डीडीई, पीसीबीज, पीबीडी, ये बच्चों को जब माएँ दूध पिलाती हैं तो जो दूध पहले उन्हें स्वास्थ्य की संरक्षणा देता था, जिस कारण से बच्चे माँ के कर्जदार थे, आज वही ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क उन बच्चों को बीमारियां देता है। कॉस्मेटिक केमिकल्स एंड क्लीनिंग केमिकल्स हैज अ रोल, ये बात दारुशनाइन कह रही है या ये कहीं साबित हुआ था? तो स्टडी शोज टॉक्सिक कॉस्मेटिक केमिकल्स इन डेवलपिंग बेबीज, ये स्टडी का नाम ही था। स्टडी शोज टॉक्सिक कॉस्मेटिक केमिकल्स इन डेवलपिंग बेबीज बाय सिमन पिटमैन। इन्होंने बताया न्यू स्टडी कमीशन बाय द WWF एंड ग्रीनपीस रिवील्स दैट अलार्मिंग लेवल ऑफ केमिकल्स commonly found in personal care products in babies' umbilical cords, providing more clout for campaigning aims to clamp down on potential causes of toxicity. और नीचे जब हम बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम्स, विनाइल प्लास्टिक्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ये सब बहुत खतरनाक हैं मनुष्य के यूज के लिए अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे तो। उर्सा मेजर आप लोग सब गूगल कर सकते हैं, ये बताती है उस क्लिनिकल स्टडी के बारे में जहां बताया गया एनीथिंग यू पुट इन योर स्किन इज अब्सॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम विद इन 26 सेकंड्स। 26 सेकंड के अंदर मात्र जो भी आप स्किन पे कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो आपका स्किन के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। दिस इज हाउ इट इज डन। आज कुछ केमिकल्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, मैं स्पेल कर रहा हूं, वो लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। पेट्रोलेटियम, फॉर्मल्डिहाइड, कोलतार, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, पैथलेट्स, ट्राइक्लोसिन, पीजी, एसएलएस, एसएलईएस, एमईए, मोनो इथाइल अमीन, टीईए, ट्राई इथाइल अमीन, डीईए, डाई इथाइल अमीन, ऑस्टिनॉक्सेट, ये आपके सनस्क्रीन क्रीम में पाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स, एक्रिलेट्स, कार्बोमर्स, डायोक्सिन्स, पैराबेन्स, पेट्रोकेमिकल्स, टेरेथ, ये सब वो केमिकल हैं जो आज हमारे शरीर में इस दिखाई गई इमेज के हिसाब से भरते जा रहे हैं। एंड दिस इज द वे बाय व्हिच दे आर एंटरिंग इनटू दिस। 1,4-डायोक्सिन कॉमनली सैनिटरी पैड में और कॉस्मेटिक्स में पाया जाता है, इसलिए हमने अपने सैनिटरी पैड को टेस्ट करवाया एंड वी आर रियली प्राउड दैट वी आर हैव गॉट द लैब टेस्ट कि इंडिया में 1,4-डायोक्सिन फ्री सैनिटरी पैड अगर कोई कंपनी बेच रही है दैट इज दारुशनाइन। तो ये भी आप सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, वो भी बड़ी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा टेस्ट, राइट। न्यूयॉर्क रिस्ट्रिक्ट कर चुका है क्लीनिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट से, लेकिन हमारे यहाँ चल रहा है। ऐसे ही जितने भी केमिकल्स की हमने चर्चा करी, ये सब सिर्फ उसकी क्लिनिकल स्टडीज हैं जो बता रही हैं कि कहां पर इनके क्या क्या नुकसान पाए गए हैं। जस्ट आप लोगों को ये बताने के लिए कि दिस इज जस्ट नॉट अ मिथ, बुद्धिजीवी लोग इन चीजों को मान चुके हैं। अब अगला काम हमारा है। इसी के तहत हम लोगों ने एक ब्रांड रेंज लॉन्च किया सारी पब्लिक के लिए ताकि हम उन लोगों को इन चीजों से मुक्ति दिलवा पाए। तो वो था हाउस एंड हिल्स रेंज हम लोगों की, जो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनी है। उसके अलावा आज का ये था कि हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मैं बेसिकली जानकारी करना चाहूंगा, दारुशनाइन के पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि ये तो करंट इश्यूज हैं जो प्रिवेंटिव है कि आज ही से अगर हम अपने मसाले बदलते हैं, हम अच्छा कॉस्मेटिक्स, केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं,
केमिकल फ्री क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को अपने संसार में जगह देते हैं, तो हम इन सारी बीमारियों से बचाव में काम कर सकेंगे। लेकिन उसके अलावा दर्जनाइन बहुत ही कमिटेड संस्था है कुछ और चीजों को लेके, जिन पे हमारे पास बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं, जो लोग आपको बता सकते हैं अनुभव, और जिन लोगों ने आपके साथ जोड़ा उनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं। तो हाउ हेल्दी इज इंडियन गट, गैस एसिडिटी पे हम लोगों के पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके जबरदस्त टेस्टिमनीज हैं। वो आपके वाटर को अल्कलाइज भी करता है। अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, डैंड्रफ है, एक्ने है, लाइट कट कोई लग जाता है, बी बाइटिंग है, पेन किलर के स्थान पे आप मसाज करना चाह रहे हैं, कोल्ड एंड कफ के लिए, किडनी स्टोन के लिए, लीवर हैंगओवर्स के लिए, एंड हमारे रिंगवॉर्म्स के लिए। तो दिस इज अ प्रोडक्ट GIT, इट वर्क्स। एक सिंगल प्रोडक्ट कितने सारे काम कर सकता है, फिनोमिनल रिजल्ट है। हम लोगों के पास दांतों की प्रॉब्लम के लिए R&D किया हुआ स्पेशल प्रोडक्ट है, टूथ कॉन्सेंट्रेट। इसके अलावा ये सब एक्सप्लेनेशन हम फिर कभी करेंगे। बहुत सारी और चीजें हैं, प्रोबायोटिक्स हैं हम लोगों के पास, तो बड़े सारे और भी चीजें हैं, जैसे फैटी लिवर के लिए, किडनी स्टोन के लिए, इरेगुलर पीरियड्स के लिए, रेगुलर पीरियड पेन्स के लिए, ल्यूकोरिया के लिए जिसको हम व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। इन सभी चीजों पे प्रोमिसिंग रिजल्ट देने वाले उत्पाद की एक श्रृंखला दर्जनाइन के पास है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो उन लोगों के साथ शेयर करके जान सकते हैं। बाकी रोल्स के लिए, क्योंकि आज हमारे पास समय लिमिटेड है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है, जेन्युइन स्पोर्ट्स सप्लीमेंट। लोग हमेशा फेक सप्लीमेंट से ग्रस्त रहते हैं। 1,4-डायक्सिन फ्री सैनिटरी पैड है, जैसे मैंने बताया। ये टारगेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स 30+ कैटेगरीज को सर्व करते हैं। ये दर्जनाइन का था कि हम लोग मानते हैं कि अगर आपको दुनिया को बदलना पड़ेगा तो उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। एक ऐसा व्यवसाय जो समाज में और इस विश्व में अगली आने वाली जनरेशन के लिए और सभी लोगों के लिए सम्मिलित एक दूसरे के प्रयास से सार्थक रिजल्ट पैदा कर सकता है। हम इसको व्यापार की तरह लेके पैसा भी कमा सकते हैं, उसमें भी एक अनथीन अपॉर्चुनिटी है। और बिना किसी लागत के, बिना किसी रिस्क के, बिना कोई भी एक भी पैसा लूज करने के डर के हम लोग इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप लोग मिल सकते हैं, जिन भी लोगों ने आपको इनवाइट किया उनसे डिटेल ले लीजिए। जब भी हम नेक्स्ट टाइम कॉम्पनसेशन प्लान की कोई ट्रेनिंग करेंगे तो आपको वहां पर उस चीज के प्रति एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इन शानदार उत्पादों का एक्सपीरियंस करके ये जान सकते हैं कि कितना बढ़िया काम दर्जनाइन संस्था लोगों के लिए कर रही है। प्यार मोहब्बत से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।